नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की क्लासें हमारे YouTube चैनल पर, और वो हमारा YouTube चैनल नहीं है, आपका YouTube चैनल है। इसलिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें रुपया आपका नहीं लगना है। ठीक है। उसके बाद में जो प्रश्न हम बताते हैं, वो तरीका, वो ट्रिक अगर आपको समझ में आती है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। हम जो प्रश्न बताते हैं उनके साथ में कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जो आपके जो चैप्टर है वो चैप्टर भी पूरा लग सकता है। मतलब एक प्रश्न, उसमें कुछ ऐसे तरीके बताए जाते हैं जो 50 प्रश्नों के बराबर होते हैं। कोई ऐसी ट्रिक हम नहीं बताते हैं जो सिर्फ एक प्रश्न में लागू हो, हम वो तरीका बताते हैं जो हर प्रश्न में लागू हो। ट्रिक आपको खुद बनानी है, हमारी बताई हुई ट्रिक आप पेपर में जरूर भूल जाएंगे। ठीक है। और हम ये भी नहीं करते हैं कि पहले एक कोई नाचने वाला ऐसे ऐसे आ रहा है, उसके बाद में नाचने के बाद हम आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपको पढ़ाई करनी है और बढ़िया प्रेम पूर्वक पढ़ना है और अपने प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अभी तक क्या कहा गया यहाँ पे? अभी तक इन्होंने कहा कि एक धनराशि है, कुछ धनराशि हमें नहीं पता है वो धनराशि क्या है, और ब्याज दे रखा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई यहां पे है एक वर्ष के अंत में ब्याज सहित मिश्र धन, यहां पे क्या आ गया 78,030 रुपया प्राप्त होते हैं। अब यहां पे क्या कहा है? अब यहां पे कहा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक मतलब एक साल है तो अर्धवार्षिक में हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा। वार्षिक में क्या होता है? हर साल ब्याज मिलता है। अर्धवार्षिक जैसे कह देगा तो हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो कितनी बार ब्याज मिलेगा? वह एक साल के हिसाब से 2 अर्धवार्षिक हुए, 2 बार ब्याज मिलेगा। अब जब ये जो दर दे रखी थी 4% वार्षिक की है, तो अर्धवार्षिक बटे 2 कर देंगे तो दर हमें पता चल जाएगी। दर हमें आ गया 2%। दर हमें पता चल गई 2%। अब 2% होता है 1/50। ठीक है। तो पहले साल 50 रुपए से राशि कितनी हो गई? 51 हो गई। कोई दिक्कत? अगले साल 50 रुपए से राशि कितनी हो गई? 51 हो गई। यहां तक किसी कोई दिक्कत? जब 50 रुपए की राशि 51 हो गई पहले 6 माही में, दूसरी 6 माही में 50 रुपए की राशि 51 हो गई, तो हमने यहां पे देखा कि 2500 रुपए की राशि कितनी हो गई? 2601 हो गई। 51 का स्क्वायर कितना होगा? 2601। तो अब ये मिश्रधन है, ये मूलधन था, ये मिश्रधन था। अगर इसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन दे रखा है 2601 बराबर 78,030। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहां से देखें, ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 1 बराबर आ जाएगा 30 के। 3 एक कम 3 शून्य, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, तो 1 बराबर आ गया 30 की। तो मूलधन बताना है तो मूलधन क्या हो जाएगा? 2500 गुणे 30 बराबर 75,000। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? 75,000 आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। अगर यहां से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो या तो 75,000 में से या 78,030 घटा देते तो आ जाता, या 25,000 माइनस 2601 हो जाता। तो यहां से 2601 बराबर 30 के, तो एक यहां से 2601 माइनस 2500 101 गुणे 30 आ जाता, तो आपका वो आ जाता चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें निकालना क्या था? मूलधन बताना था। तो हमें आ गया हमारा आंसर 75,000 और ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और कुछ प्रश्न हम आपको ऐसे भी दे देते हैं, एक दो प्रश्न जो पेपर में पूछे जाने की और अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक, देखिए यह प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इससे 3 प्रश्न बनते हैं, और आज ये पीपीटी में पहला प्रश्न है। इससे ही ये दूसरा है ना, अगली पीपीटी में दूसरा प्रश्न इससे दूसरा संबंधित होगा,
और तीसरी पीपीटी में तीसरा आ गया, वो उसका चौथी पीपीटी में जो होगा इन 3 प्रश्नों की ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखेंगे, लाइन पढ़ेंगे, लाइन पढ़ने के बाद तुरंत ही आप यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, अभी नहीं बताना, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर अगले प्रश्नों को इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए एक आदमी एक टावर की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। देखिए ये एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, कह रहा एक व्यक्ति है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। इसका मतलब यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और 60 डिग्री यहां से यहां ये जो है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। ठीक, अब ये टावर है, यहां से ये व्यक्ति टावर से पीछे की तरफ, इधर तो जाएगा नहीं, इधरी साइड में 30 कितने गया, पीछे 36 मीटर बाहर गया, 36 मीटर वो आगे गया। इसका मतलब यहां से यहां तक 36 मीटर है, यहां से यहां तक 36 मीटर है। ठीक, तब उसका यहां जब पहुंचा, जब यहां पर पहुंचा तो उसका उन्नयन कोण 30 हो गया। कितना हो गया? उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। यहां पर था, यहां से टावर का शीर्ष देख रहा है, 60 डिग्री पर देख रहा है। जैसे वो यहां से यहां 36 मीटर गया तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब समझिएगा, ए बी सी डी। ठीक, हमने क्या कहा? कोई tan नहीं, कोई cos नहीं, कोई cot नहीं, कोई रेशियो नहीं। हम बताते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको हरदम बताते रहे हैं, अगर ये कोण 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 होता है। तो 30 के सामने भुजा 1 होती है, 60 के सामने भुजा होती है √3, और ये 90 के सामने भुजा होती है 2। यहां पर अगर ये त्रिभुज है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये एक, ये कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी 90 के सामने। अगर ये चीजें पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप सिर्फ फिगर बना करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोई tan थीटा, कोई cot थीटा, कोई cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 है, ये 30 है, अब अगर इस कौन सी इस त्रिभुज की बात हो रही थी इसमें, ठीक है, अब अगर इस त्रिभुज की बात करें, कौन से? इस पूरे वाले त्रिभुज की बात करें, इस पूरे त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें पूरे में, तो अगर ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब 60 में से ये 30 है तो ये बचा कितना? 30। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। जब आमने सामने के कोण, देखिए जैसे अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी। हेलो भाई, ये 2 मिनट में तुमको फोन कर रहे हैं। तो यहां से ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर ये 36 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अब हमने क्या था, 60 30 होता है तो 90 के सामने भुजा होती है 2, 90 के सामने हो जाती है भुजा 2, तो मेरे हिसाब से 2 बराबर 36 के, 1 बराबर 18 के। जब 2 बराबर 36, 1 बराबर 18, तो ये 60 है, 60 के सामने कितनी होती है? √3 होती है। तो √3 इंटू 18 कितना जाएगा? 18 √3, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। बताइए, केवल आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद सोचना है, तुरंत ही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है। ठीक है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है। एक कॉलेज है, उसमें टोटल संख्या 5000 है। उनमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने, अभी हमें नहीं पता है। हमें ये पता है दोनों मिलकर के 50,000, 5000 लोग, 5000 छात्र हैं। ठीक है, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है। इनमें से 5000 में से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है और 2500 छात्रों को चाय पसंद है, और 2000 छात्रों को दोनों चाय और कॉफी पसंद है। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद नहीं है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि 2 आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, ऐसे करके 2 फिगर बना लीजिए। ये पूरा गोला, ये वाला यहां से यहां तक कॉफी का है। किसका है? कॉफी का है। और ये वाला गोला चाय का है, ये वाला गोला चाय का है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 5000 थे, उनमें से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है, 2500 छात्रों को चाय पसंद है, और 2000 छात्रों को दोनों पसंद है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा? ये वाला हिस्सा है। इनमें से ये दोनों वाला है, चलो हम लोग लिख देते हैं, इनमें से दोनों 2000 लोगों को पसंद है।
अब टोटल कॉफी पीने वालों में से, टोटल कॉफी पीने वालों में से कितने थे? 3500। 3500 में अगर 2000 निकल गए तो बचे कितने? 1500। ये क्या है? केवल कॉफी। ये क्या है? केवल कॉफी पसंद वाले। 2500 छात्रों में से 2000 निकल गए तो यहां पे कितना बचा? 500 छात्रों को केवल चाय पसंद है। अगर पूछ ले कि केवल चाय पसंद 500, केवल कॉफी 1500 और कॉफी और चाय 2000। अब हम यहां पे देखते हैं जो 1500 प्लस 2000 प्लस 500 ये ऐसे छात्र हैं जिनको चाय और कॉफी पसंद है। और अगर इनमें से देखिए 15 5 20 और 20 2 40 कितना हो जाएगा? 4000। टोटल आ जाएगा 4000। 4000 में से अगर 5000 में से 4000 घटा दें, 4000 घटा दें तो बचेंगे कौन? 1000। ये कौन से होंगे? जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद नहीं है, जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद नहीं है। और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं जिनकी दोनों की त्रिज्या 3-3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। ठीक, यहां से ये एक वृत्त का केंद्र है, इससे इसकी दूरी 10 मीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यह वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या तिर्यक है ना, तिर्यक स्पर्श रेखा। इसका मतलब ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब कराए जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बतानी है। ये मान लीजिए पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट दोनों वृत्तों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर माइनस तिर्यक स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है? 3, R2 कितना है? 3, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 64। ये किसका है? 8 का। इसका मतलब तिर्यक जो तिर्यक रेखा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इससे पूछ लीजिए कोई काम हो अर्जेंट तो बताए, नहीं तो पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर एक दूसरे को किसी बिंदु पर बाह्य स्पर्श करती हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं। ठीक है, एक स्पर्श, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, एक की देखिए ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और उनकी जो बाह्य स्पर्श रेखा है यहाँ पे यहाँ मिल रही है। ठीक है, देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है 4। ये हमें बतानी है, ये पी क्यू बतानी है। जब दोनों की स्पर्श रेखा तिर्यक ना कह के उनके बीच की दूरी पी क्यू बराबर अंडर रूट दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है? 9 4 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस। अब अगर तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं है, ये वाली स्पर्श रेखा है कौन सी? बाह्य स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है? दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अंतर। 9 माइनस 4 वहां पे क्या था? दोनों वृत्तों की त्रिज्या का योग। यहां पर 9 में 4 गए कितना? 5, 5 का स्क्वायर ये हो गया। तो यहां से आएगा 169 अंडर रूट माइनस 25 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144। कितना? 144 बराबर आ जाएगा 12। इसका मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। खत्म प्रश्न। अगला क्वेश्चन। पिता और माता की आयु का योग, पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। माता की उम्र 35 वर्ष है। यदि पिता की उम्र अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है तो बेटे की उम्र कितनी होगी? कभी कभी प्रश्नों को हमें ऐसे प्रश्नों को हमें ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहिए। जब देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब बहुत बेहतरीन प्रश्न करेंगे, बहुत ही प्रश्न और बहुत ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चलने लगता है कि किस प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करें, कि हम ऑप्शन से जाएं या डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करें। दोनों तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करना है।
तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, एक्स से नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग क्या प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिता प्लस माता, इन दोनों की उम्र का योग बेटे की उम्र बेटा का 7 गुना है। इन दोनों की उम्र इसकी 7 गुना है अगर ये इसकी 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माता की उम्र दे रखा है 35 साल, माता जो है 35 साल की है। ठीक है, अब उन्होंने ये भी कहा है जो पिता है, पिता की उम्र है बेटे की उम्र का, बेटे की उम्र से 5 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 5 गुना है। ठीक है, यदि बेटे की 4 गुना, कितना है 4 गुना है। अब एक काम करते हैं, बेटे की उम्र पूछी है, अगर बेटे की उम्र पूछी है और देखिए यहां से इसका 4 गुना है तो हमें यह पता चल रहा है कि इस प्रश्न को ऑप्शन से उठाने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन, पहला निकालेंगे। अगर इसको 15 मानेंगे तो 15 चौको 60, समझिएगा। अगर बेटे की उम्र 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 60। अगर ये 60 हो जाएगा और 60 और 35 कितना हो जाएगा, 95। तो ये बताइए 95, अब बेटे की उम्र मानी थी 15, 15 95 क्या 7.5 गुना है? नहीं है, 15 6 90, 6 दशमलव कुछ पॉइंट है, 6 दशमलव कुछ पॉइंट है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अगर ये 10 है, बेटा 10 है, तो बाप कितना हो जाएगा, पिताजी कितने हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। जब 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75। 40 35 कितना हो जाएगा, 75, जीरो हटेगा, दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये वाला सही है। तो बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, और आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एक क्लास के विद्यार्थियों को उतने ही 5 रुपए के सिक्के दान करने हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। 5 रुपए के उतने ही सिक्के दान करने हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। मतलब सिक्के और विद्यार्थी दोनों बराबर हैं। दोनों को मान लेते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, दोनों को मान लेते हैं एक्स और एक्स, इतने हैं। और टोटल कितने बांटने हैं, 5120। कितने में से, 5 रुपए के सिक्कों में से। देखिए काट देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक बार जाएगा 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1024। एक्स बराबर क्या जाएगा, 32। एक्स बराबर, इसका मतलब ये जो है 32 का होल स्क्वायर क्या है, 1024। इसका मतलब क्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या 32 और सिक्के कितने हैं, को टोटल 32 सिक्के बांटने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम क्योंकि दो तीन तरीके से आपको बताने वाले हैं इस प्रश्न को। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। देखिए एक शहर की जनसंख्या 9000 थी, उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थी। यहां पे कहा गया कि जो पुरुष थे और महिलाएं थी, दोनों में अंतर यह था कि जो पुरुष थे, अगले यदि एक वर्ष बाद पुरुषों की संख्या 5% से तथा महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि हो, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो एक साल बाद टोटल जनसंख्या 9600 हो जाती है। तो टोटल जनसंख्या 9600 हो जाती है। तो दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात बताएं। अगर पुरुष तथा महिलाएं निकल आएंगे तो उनका अनुपात भी निकल आएगा। फिर समझिएगा, 9000 जनसंख्या थी, हमें नहीं पता था कितनी थी कितनी नहीं थी। उनमें से पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं 8% की दर से बढ़ती हैं। तो एक साल बाद टोटल बढ़ करके 9600 जनसंख्या हो जाती है। कितनी आ जाती है, 9600 जनसंख्या हो जाती है। तो बताइए पुरुष और महिलाएं कितनी थी। एक तरीका तो यह है कि अगर हम पुरुष को x मान लें तो महिलाओं को मान लेंगे 9000 माइनस x, उससे सॉल्व करेंगे। दूसरा हमने क्या कहा, आपको बहुत ही कम x का यूज करना है। आप जितना x के पीछे जाएंगे आपको x उतना ही परेशान करता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग x से नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हमने कहा मान लीजिए जनसंख्या थी कितनी, 9000। ठीक, पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल, पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे थे और महिलाएं 8% की दर से बढ़ रही थी। एक काम करते हैं, इनको 5% प्लस 3% की दर से बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम मान लेते हैं पहले दोनों लोग टोटल 5% की दर से बढ़े, 5% की दर से बढ़े, तो 9000 का 5/100 कितना आ जाएगा, 9×45।
450, 9,000 है ना, 450। इसका मतलब अगर दोनों लोग महिला और पुरुष 5% की दर से बढ़ते तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ती, 450 बढ़ती, तो आ जाती 9,450। लेकिन 3% हमने महिलाओं का अभी भी नहीं जोड़ा है। तो क्यों? क्योंकि 9,600 हो जा रही थी, 9,600 हो रही थी, टोटल कितनी हो रही थी, 600 बढ़ रही थी। 600 में से 450 तो निकल गई, बची कितनी, 150। ये क्यों बच रही है 150? क्योंकि 3% की वैल्यू 150 दे रखी है। 1% बराबर 50 के, जब 1% बराबर 50 के तो 100% बराबर 5,000 के, 100% बराबर 5,000 के। इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 5,000, और 5,000 में से अब तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 9,000 में से 4,000 क्या आ जाएंगे, पुरुष आ जाएंगे। 9,000 में से 5,000 अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 4,000। तो रेशियो निकल के आ जाएगा, पुरुष और महिलाओं का रेशियो पूछा है तो 4:5 होगा। अगर महिलाओं और पुरुष का रेशियो पूछा होता तो 5:4 आता। ध्यान दीजिएगा दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। एक तरीका और है, ध्यान दीजिएगा कैसे, इसको नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, दोबारा बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं कि 9,000 जनसंख्या थी, तो सिर्फ मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुष बढ़ रहे थे, तो 9,000 का 5%, 9×45, 450 बढ़ रहे थे। मान लीजिए सिर्फ पुरुष बढ़ रहे थे तो 450 बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहे थे, 450, 450। कोई दिक्कत? अगर हम कह रहे हैं 8% की दर से सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही होती तो 8×9 = 72, कितने बढ़ रहे थे, 720 बढ़ जाते। टोटल बढ़ी जनसंख्या कितनी, 600। देखिए इससे इसको घटाया कितना जाएगा, 120। इससे इसको घटाया कितना आ जाएगा, 150। 0 से 0 कट गया, 3×5 = 15, 3×4 = 12। पुरुष और महिलाओं की संख्या आ जाती 4:5 डायरेक्ट, 4:5। अब अगर पूछा होता है कि पुरुष की जनसंख्या बताइए तो 5×4 = 9 बराबर 9,000 के, 1 बराबर 1,000 के, तो पुरुष हो जाते 4,000, महिलाएं हो जाती 5,000। आंसर निकल के आ गया, खत्म प्रश्न। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? अगला प्रश्न 9 नंबर, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करिएगा, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। या तो मान लीजिए 100, देखिए इसको 100 मानेंगे, टोटल इनकम 60% खर्च कर देता है तो बचत कितनी करता है, 40 की। कितनी करता है, 40 की, ठीक है। अगर उसकी आय 15% बढ़ा दे, 15% अगर बढ़ा रहे हैं तो उसकी आय कितनी हो रही है, 115 हो रही है, ठीक है। और खर्च भी 15% से बढ़ा दें, ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर था और ये सेविंग थी। खर्च को भी 15% बढ़ा रहे हैं। अगर खर्च को 15% बढ़ा रहे हैं तो 60 का 15%, 15×6 = 90, 9 बढ़ा रहे हैं। 15% बढ़ा रहे हैं, 15% मतलब 9, तो कितने हो जा रही है, 69। अब इससे इसको घटाएंगे, इसकी बचत आ जाएगी। देखिए 9×6 = 15 और यहां पे बचेगा 0। 6 में 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 में 4, कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। 6 बढ़ा कितने में से, 40 में से। ये हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। गुड़े 100 कर देते। देखिए 0 से 0, 2, 3 कट जाएगा, फिर 15% की वृद्धि हो जाती है किसमें, सेविंग में। कह रहा उसकी बचत में कितने % का बदलाव आएगा, 15% का बदलाव आएगा। आपका आंसर आ जाता। इस प्रश्न को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम 60% मानते हैं, 60% की वैल्यू क्या हो जाती है, 60/100, 60/100। ध्यान दीजिएगा 0 से 0 कैंसिल, 3/5। अब हम मान लेते हैं इनकम 5, एक्सपेंडिचर 3 और सेविंग 2। हम अपने मन से बढ़ा देते हैं 0 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत? 15% की दर से बढ़ रही है इनकम, 15×5 = 75, 75 बढ़ रही है। अब इसको 1575 भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने क्या किया, खर्च भी 15% बढ़ाया, 15 थी 45। बचत कितने की हो गई, ध्यान दीजिएगा बचत कितने की हो गई, 75 में से 45 गया, 0 30। कितने, 30 कितनी बढ़ी, 30 बढ़ी कितने में से, 200 में से, गुड़े 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15% की वृद्धि हो गई खर्च में भी। खत्म प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न आपको अगला प्रश्न करना है। अगला प्रश्न सेम नहीं है, सॉरी एक ही प्रश्न था, ठीक है।
अगले वीडियो में एक ऐसा ही प्रश्न फिर से हम लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बढ़िया है और इसके पिछले वाले में हमने एक प्रश्न बताया था इसी का, ठीक है, और हमने बताया था कि कैसे सॉल्व भी करना, ये भी हमने बताया था। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, उसकी दो जीवा हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, और यहाँ पर पी पर मिलती है, यही प्रश्न है। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की जीवा है, ए बी तथा सी डी एक वृत्त की जीवा है जो पी पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 6 और 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली बतानी है, बीपी बतानी है। बीपी कौन सी? प्रश्न वाली बीपी। तो हमने बताया था इसका मल्टीप्लाई इससे पीडी गुणे पीसी बराबर पीबी गुणे पीए, बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे 8 बराबर पीबी कितना है x गुणे पीए कितना है 6, x प्लस 6 कितना हो जाएगा x प्लस 6। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहां जाएगा 40। तो यह निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया है, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ऐसे बताएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि बेसिक पढ़ रहे हैं। 40 कैसे फैक्टर करिए, 40 कैसे फैक्टर करिए कि दोनों को गुणा करने पर 40 आ जाए। तो 10 चौको 40 और 10 में से 4 घटा दें तो 6 आ जाए, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 10 और 4। इसका मतलब प्लस माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो रेशियो यहां पे आ गया, एक आ गया मूल माइनस का 10, एक आ गया प्लस का 10। तो हरदम हमें जो मूल लेना है प्लस वाला लेना है, तो हमारा आंसर जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब अगर करना हो देख लीजिए, 5 और 5 8 40, और यहाँ पे देखिए 6 4 है और 6 4 10, 10 को 40 बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, दो रेलगाड़ियां, जैसे आपको कहा है इस तरह का प्रश्न आए, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। ध्यान दीजिएगा, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात, जैसे आपका कहा जाए कि एक दूसरे से मिलने के पश्चात, किसके? मिलने के पश्चात, मिलने के पश्चात कहे, जैसे मिलने के पश्चात उसने कहा, तो आपको क्या करना है, S1 अपान S2 बराबर अंडर रूट T2 अपान T1, इस फॉर्मूले पे रख देना। मिलने के पश्चात, जैसे कहा मिलने के पश्चात, तुरंत ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या कर रहा है? मिलने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट तक का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल जो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी बी की चाल बताइए। ध्यान दीजिएगा, S1 दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बताना है, समय कितना है T2, T2 कौन सा है 3/20, 3 गुणे 20/60, ठीक है, 20 3 60, 3 सही 1/2, सॉरी 3, तो क्या हो जाएगा 10/3। कोई दिक्कत? यह आ जाएगा 10/3, 10/3 टोटल बटे T1 कितना है 4 गुणे 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 चौक 20, 4 24/5, 24/5, ठीक है। अब हमने कहा पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 10 गुणे 5 बटे 24 गुणे 3। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, काट सकते हैं क्या, 2 पंचे 10 और 2 छाका, सॉरी 12, ठीक है। यहां से आ जाएगा 25, 25 का बाहर निकल के आएगा क्या 5, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा 36 में से 6, बराबर आ जाएगा 45/S2, 5 9 45, 9 6 का 54, S2 बराबर क्या जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। सॉल्व करते चले जाना है, प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन, एक नाव नदी के बहाव के साथ, एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। देखिए, नाव की चाल x, नाव की चाल बराबर आ जाएगी x, धारा की चाल बराबर y।
जब नाव धारा के साथ चलेगी, जब नाव धारा के साथ चलेगी तो x प्लस वाई से चलेगी, जब धारा के विपरीत चलेगी तो x माइनस वाई से चलेगी। ठीक है, अब कह रहा है धारा के साथ तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तब धारा की चाल बताइए। देखिए x प्लस वाई, एक्स का मान कितना दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 प्लस वाई से चलती है तो उसको टोटल समय कितना लग रहा है 3 घंटे का। बराबर है, दूरी बराबर है ना, जितनी दूरी जाएगा उतनी दूरी ही आएगा। 4 माइनस वापस आ रहा है, कितना समय लग रहा है 9 का समय लग रहा है। ध्यान दीजिएगा 3 से कट जाएगा, 3 3 9, यहां से आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 3y। ठीक है, ये इधर आएगा तो 4y हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा 8 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा y की चाल आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा सेम प्रश्न है 12 नंबर। 13 नंबर का आंसर आपको खुद से बताना है, किस तरीके से सॉल्व होगा आप लोग तुरंत ही कमेंट बॉक्स में बताएं 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं आता है तो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, बस ये है कि आपको कमेंट माध्यम से बताना है। अब ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, 2 आदमी या 3 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 2 आदमी बराबर 2 आदमी किसी काम को 30 दिन में या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में या 5 लड़के उस काम को 30 दिन में करते हैं। अब अगर हम इनकी क्षमता निकालें, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 30 से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2m इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू 5 बॉयज। अब यहां से मैन वुमेन बॉय का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए देखिए अगर इसको m निकाला तो इसको छुपा लीजिए, 5 दिया 15 रेशियो, w निकाला इसको छुपा लीजिए 5 दूनी 10, ये निकाला इसको छुपा लीजिए 3 दूनी 6, ये रेशियो निकल के आ गया। अब किसी देखिए अगर चाहे इसमें वैल्यू रख दे तो भी काम बराबर, चाहे इसमें वैल्यू रखें तो भी काम बराबर, चाहे इसमें वैल्यू रखें तो भी काम बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 15 आदमी 15 गुणे 2 गुणे 30। अब इस काम को कौन कौन करेगा, 2 आदमी की क्षमता कितनी है, एक आदमी की क्षमता 15 तो 2 आदमी की क्षमता 30 और प्लस 3 महिलाएं 10 तो यहां 30 प्लस एक 5 लड़के 5 6 का 30, कितने दिन में खत्म कर देंगे ये बताना। ठीक है, तो 30 30 60 30 90, जब 90 आ जाएगा तो इसका मतलब ये कट जाएगा 3 बार जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 5 15, तो डी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है 8 पुरुष और 12 महिलाएं। ध्यान दीजिएगा 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। वही काम, ये वाला काम 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए देखिए 8 पंचे 40 प्लस 12 पंचे 60 42 प्लस 56 वुमेन। ध्यान दीजिएगा वुमेन को वुमेन के पास ले जाइए, इधर जाएगा तो 2m इधर आ जाएगा 6w। ठीक है, सॉरी 4w, 4 वुमेन कट जाएगा, यहां से आ जाएगा मेन अपॉन वुमेन का रेशियो आ जाएगा 2:1। अगर महिलाओं की क्षमता 2 है तो पुरुषों की क्षमता 1 है। ठीक है, अब किसी एक में रख दीजिए, किसी एक में रखेंगे, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो देखिए 8 कितनी महिलाओं की पुरुष की क्षमता कितनी है 2, 8 दूनी 2 16 प्लस, ठीक है 12 गुणे 5। अब इस पूरे काम को कितने पुरुष, x पुरुष कितना 2x प्लस 6 महिलाएं प्लस 6 कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। तो कितने पुरुष x का मान बताना है। आप यहां से देखिए 5 दूनी 10, ये काट दीजिए और फिर सॉल्व करिए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा।
तो आपके पास 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न के आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आंसर आएगा। इस कैलकुलेशन को आपको खुद से करना है। तो ये रहे आज के 15 प्रश्न जो आपकी लगभग 8वीं क्लास है। ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।